मैं जब 11 साल का था, तब मेरी मौसी मुझे अपने साथ घर ले गई। मगर मैं जैसे-जैसे बड़ा हो रहा था, मौसी की हरकतें तो मेरे साथ अजीब हो रही थी। मेरी माँ बहुत गरीब थी। मौसी मुझे बेटा कहकर बुलाती है, मगर रात को कुछ ऐसा करती है कि मेरा दिल करता है कि भागकर मैं अपनी माँ के पास चला जाऊँ और उन्हें सब कुछ बता दूँ। अब मैं 22 साल का हो चुका था कि एक दिन अचानक एक मांगने वाली दरवाजे पर आई और जब उसने आते ही अपने थैले से एक चीज़ निकाल कर दिखाई तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि मेरी मौसी तो मैं 11 साल की उम्र का था जब एक दिन मुझे मौसी अपने घर ले आई। तब मैं छोटा था, बातों की समझ नहीं थी। मौसी मुझे बहुत प्यार करती थी, हर चीज़ मेरी पसंद की बनाती थी। लेकिन बचपन से ही एक चीज़ थी जो मुझे बहुत अजीब लगती थी। मैं अक्सर कमरे में अकेला बैठा रहता था, क्योंकि मौसी मुझे बाहर जाकर खेलने नहीं देती। अगर कोई दोस्त घर पर भी आ जाता तो उसे डांट कर भगा देती थी। मैंने मौसी से बहुत बार गुजारिश की थी कि मुझे भी बाहर जाकर बच्चों के साथ खेलने दे, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी थी और नहीं मानी। एक दिन जब तंग आकर मैंने घर वापस जाने की जिद की, तो मौसी गुस्से से मुझसे कहने लगी, तुम अब यह बात अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम वापस जाओगे। तुम्हारी माँ ने हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें मेरे पास भेज दिया है, इसलिए जो मैं कहूँगी तुम्हें वही करना होगा, वरना सजा के तौर पर मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ ये तुम सोच भी नहीं सकते हो। बचपन में अगर मैं कपड़े भी बदल रहा होता तो मौसी बेधड़क कमरे में आ जाया करती। हम लोग बहुत दूर एक शहर में रह रहे थे। मेरे माँ पापा कभी मुझसे मिलने नहीं आते थे। मैं उनको बहुत याद करता था, लेकिन उन्होंने तो शायद अपने सर से एक बोझ हटाकर फेंक दिया था। वह मुझे भूल चुके थे। अब मेरी जिंदगी बस मौसी के आसपास घूमकर रह गई थी। वह स्कूल में टीचर थी। मैं भी उसी स्कूल में पढ़ता था। वहाँ पर मुझे किसी भी लड़की से बात तो दूर, अगर मदद करने की भी कोशिश करता तो वह कभी नहीं करने देती, बल्कि उस लड़की को सजा देती। मैं बच्चा था इसलिए डर जाता था। मैं मौसी से और भी ज़्यादा डरने लगा था, पता नहीं क्यों। मुझे यूं लगता था जैसे वह जानबूझकर मुझे हाथ लगाने की कोशिश करती है। मैं अक्सर खुद को उनसे दूर करने की कोशिश करता था, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उनका यूं खुद को बेवजह हाथ लगाना पसंद नहीं आता था। वैसे वह बहुत अच्छी थी। मेरे कपड़े धोने से प्रेस करने तक का काम वह खुद अपने हाथों से करती थी। घर आकर खाना भी खुद अपने ही हाथों से बनाकर खिलाती थी। उनके हाथ में बहुत जायका था। एक रोज़ मैं फर्श पर ही सो गया, तभी मौसी मेरे पास आकर मेरे बालों में हाथ फेरने लगी। मेरी फ़ौरन आँख खुल गई। इससे पहले मैं उठता, मौसी ने मेरा सर पकड़कर अपनी गोद में रख लिया और अपने हाथ मेरे बालों में चलाने लगी। मैं पहले तो मना करता रहा, लेकिन मुझे भी सुकून मिलने लगा था। नींद से मेरी आंखें बोझल हो रही थी। मैं वहीं पर मौसी की गोद में सर रखकर सो गया। सुबह मेरी आँख खुली तो मौसी भी मेरे साथ ही ज़मीन पर सो रही थी। उन्हें देखते ही मैं हैरान हो गया और जल्दी से उठकर बैठ गया। मौसी की हरकतें तो मेरी समझ से बाहर होती जा रही थी। अब मैं कोई बच्चा तो नहीं रहा था कि मौसी की हरकतों को नहीं समझता। मैं अब उनकी ऐसी हरकतों को बुरा समझने लगा था, जिसके वजह से मेरे दिमाग में उनकी बहुत ही खराब छवि बन रही थी। मैं नहीं चाहता था कि मैं उनसे इसके बारे में कुछ बातें करूं या गलत सोचूं। जितना हो सकता था उनसे खुद को दूर रखता था, लेकिन वो तो बहाना बनाकर मेरे पास रहने की कोशिश करती थी। मुझे अब उनसे डर लगने लगा था। ऊपर से पता नहीं क्यों मुझे क्या हो जाता था, जब भी वह मेरे करीब आती तो अजीब तरह का डर महसूस होने लगता था। मैंने मौसी से छुपकर एक लड़की से दोस्ती कर ली थी। मैं अक्सर उससे बातें करता था। मौसी ने घर का नीचे वाला हिस्सा किराए पर दे दिया था। अब नीचे एक फैमिली रहती थी और मेरी खुशनसीबी ये थी कि वह फैमिली कोई और नहीं बल्कि उस लड़की की थी जिससे मैं बात करता था। उसका नाम निहारिका था। वह मेरी मौसी से ज़्यादा सुंदर तो नहीं थी, लेकिन हर वक्त तैयार रहने की वजह से हसीन लगती थी। लेकिन मुझे उसका चाशनी में डूबा हुआ अंदाज बहुत ही अच्छा लगता था। मैं कब दीवानगी की हद तक उससे प्यार करने लगा, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन अब मुझे यूँ लगता था जैसे मौसी मुझ पर नज़र रख रही है। मैं थोड़ा डर गया था, क्योंकि अगर उनको सच का पता लग जाता तो वह ज़रूर मुझसे फ़ोन ले लेती और फिर मैं क्या करता। मुझे तो अब इस हद तक उससे बात करने का नशा हो चुका था कि मैं अपनी चाय से लेकर आज कौन से कपड़े पहनने वाला हूँ वह भी उससे बातें करता था और हर फोटो उसे खींच कर भेजता था। वह खुद भी मेरी तरफ बराबर कदम बढ़ा रही थी। एक रात मैं उससे बात में बिजी था
मुझे यह महसूस हुआ कि जैसे मेरे कमरे के बाहर कोई खड़ा है। मैंने जल्दी से फ़ोन काटा और सोने का नाटक करने लगा। वह शायद अभी भी वहीं मौजूद था। वह ज़रूर मौसी ही थी। थोड़ी ही देर में मेरा दरवाज़ा बजा तो मेरी रूह काँप गई। अगर उनको सच की भनक भी पड़ जाती तो मेरे लिए मुश्किल पैदा हो सकती थी। मौसी मुझे पसंद करती थी, यह बात अब मेरे दिमाग में रहने लगी थी। लेकिन मैं अक्सर खुद को डांट देता क्योंकि वह बस बच्चों की तरह मेरा ख्याल रखती थी। पर मैं अपनी मौसी के बारे में अजीब अजीब वहम पालने लगा था। मैंने जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला, लेकिन उससे पहले कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दिया और दिखाने लगा जैसे नींद से उठा हूँ। मौसी ने अंदर आते ही दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। अब मेरे पसीने छूटने लगे थे क्योंकि मौसी की आंखें बेहद लाल हो रही थी। कमरे में गर्मी बढ़ती जा रही थी। मुझे सब बहुत अजीब लग रहा था और डर भी लग रहा था। आपको कुछ काम था रात के इस वक्त यहाँ? मैंने पूछा तो मौसी ने कहा, नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी। काफ़ी दिनों से सो नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैंने अब सोचा है मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में सोया करूँगी। मौसी की इस बात ने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। लेकिन आप यहाँ पर क्यों सोएंगी? मैंने जल्दबाजी में कहा और फिर अपनी ही जल्दबाजी पर पछता रहा था। क्यों सोऊंगी? इसका क्या मतलब है? मेरा घर है, मैं कहीं भी सो सकती हूँ। और अगर मैं यहाँ पर सो भी जाऊँ तो इसमें इतनी हैरान होने वाली क्या बात है? तुम खामोशी से मेरे पैरों वाली साइड पर सो जाओ और मैं तकिए वाली साइड पर। मैंने कहा ठीक है, और मैं आराम से जाकर लेट गया और मौसी भी लेट गई। जबकि मैं अभी तक हैरान और परेशान मौसी को अजीब नज़रों से देख रहा था। पर यह सब हरकतें करके जो कुछ करना चाहती थी, मैं उसे कभी भी नहीं करने वाला था। मेरे दिल में अब डर के साथ साथ एक और जज्बात मौसी के लिए पैदा हो चुका था, और वह नफ़रत का जज्बात था। पता नहीं क्यों अपनी ख्वाहिशों के आगे उन्हें अपनी उम्र नज़र क्यों नहीं आ रही थी। और अगर इतना ही शौक़ था तो शादी कर लेती, रिश्ता उनके लिए मैं ढूंढ देता। अरे हाँ, यह ख्याल मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? अगर मौसी की शादी कर दी जाए तो वह भी अपनी ज़िंदगी में आराम से रहती और उन्हें यह सब हरकतें भी नहीं करनी पड़ती। हमारे पड़ोस में एक वर्मा अंकल रहते थे, जिसकी शादी के फ़ौरन बाद उसकी बीवी मर चुकी थी। अच्छा खासा कमा लेता था। मैंने सोच लिया था अब मुझे क्या करना है। अपनी सोची हुई बात पर अमल करके ठंडे दिमाग से सोचा मैंने और अपनी आंखें बंद कर ली थी। ये बात मैंने ध्यान रखी थी कि मैं मौसी की शादी करवाना चाहता हूँ। ये बात मैंने निहारिका को भी नहीं बताया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मौसी के बारे में किसी को भी कुछ भी पता चले। यह सब बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी। उनकी शादी की उम्र निकल चुकी थी, और अगर उनके दिमाग में गलत ख्याल आता भी है तो शुक्र था वह मेरे लिए ही था। इसलिए मैंने सोच लिया था अब मौसी की शादी करवा कर मैं उनकी ज़िंदगी को आसान कर दूंगा। अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद मौसी अब तक पछता रही होती। लेकिन उनकी हरकतों से मैं काफ़ी खौफ में रहने लगा था। अगले रोज़ मैं काम पर लग चुका था। मैंने वर्मा अंकल के घर जाना शुरू कर दिया। उनके साथ अक्सर घूमने निकल पड़ता था। एक रोज़ ऐसे ही बातों बातों में मैंने उनसे उनकी शादी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया उनकी बीवी की किरदार अच्छी नहीं थी। इसी वजह से उन्हें एक ऐसी बीमारी हो गई और वह आज इस दुनिया में नहीं है। तब से मुझे शादी से नफरत सी हो गई। अब मैं बस अपने काम पर ध्यान देता हूँ। मैंने कहा, लेकिन आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अगर एक बार कुछ गलत हो गया तो इसका मतलब यह नहीं कि बंदा कोशिश ही ना करे। वह शायद आपकी किस्मत में ही नहीं थी। आपकी किस्मत में शायद मेरी मौसी जैसी कोई साफ दिल की औरत है। अब आप इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। मैंने मुस्कुराकर कहा और वहाँ से वापस आ गया। अब मेरे दिमाग में वर्मा अंकल की बातें घूम रही थी। वह पक्का खिलाड़ी थे। मुझे अब मौसी को जितना हो सकता था उनसे दूर ही रखना था कि उनके चरित्र पर कोई उंगली ना उठा सके। मैं यह सब सोच रहा था, मैं करता भी तो क्या करता। मेरे बस में कुछ भी नहीं था। जैसी मौसी की हरकतें थी, अच्छा खासा मर्द यही सब सोचता, बल्कि पहल भी कर चुका होता। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। मैं मौसी को इस दलदल में नहीं जाने देना चाहता था, जहाँ अंदर जाने का तो रास्ता था, लेकिन बाहर आने का कोई रास्ता नहीं था। मैं खुद भी निहारिका से सच्चा प्यार करने लगा था। मैंने सोच लिया था कि मैं उससे शादी कर लूँगा। अगले कुछ दिनों के बाद वर्मा अंकल की माँ हमारे घर आ गई। मेरी मौसी को तो सारे मामले के बारे में कुछ पता ही नहीं था, लेकिन अब मेरे डर के मारे पसीने छूटने लगे थे, क्योंकि मौसी ने जब उनकी पूरी बात सुनी तो एक अजीब सी नज़र मुझ पर उसने डाली। उस नज़र में कुछ ऐसा था कि मैं शर्मिंदा होकर रह गया था। मौसी का चेहरा बिल्कुल हैरान हो चुका था। वह परेशान थी। इसके बाद जब उसकी बर्दाश्त से बाहर बातें होती गई तो एकदम से उठी और उन लोगों पर चिल्लाकर उनको बाहर जाने के लिए कहा।
वह औरत हैरानी से मौसी की तरफ देखने लगी। मौसी ने अपनी आंखें बंद करके खोली और औरत को लेकर कमरे में बंद हो गई। उसके बाद मौसी ने ना जाने उस औरत से क्या कहा कि वह उससे माफ़ी मांगती हुई चली गई। मैं दौड़कर कमरे में बंद हो गया था। मुझे मालूम था कि अब मेरी क्लास लगने वाली है। मौसी को पता चल गया होगा कि यह सब मेरा ही किया धरा है, लेकिन मौसी ने मुझे कुछ नहीं कहा था, ना ही बाहर जाने पर रोक लगाई थी, बल्कि मुझ पर नज़र रखना भी छोड़ दिया था। 3-4 दिन ऐसे ही गुजरे तो मैं भी उस बात को भूल गया। फिर से एक बार अपनी ज़िंदगी की ओर मशरूफ हो चुका था। लेकिन निहारिका मुझसे खिंची खिंची रहने लगी और मुझे अजीब नज़रों से देखने लगी थी और रात में बात करना भी छोड़ चुकी थी। लेकिन मुझे तो उस वक्त बात करने की आदत सी लग गई थी, बल्कि जैसे नशा लग चुका था। मैं अब बहुत कोशिश कर रहा था वह मुझसे फिर से बात करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और कुछ दिनों में उसके घर वाले यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे। उसने अपना नंबर भी बदल लिया था। मैंने बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मौसी मेरा ख्याल पहले की तरह ही रख रही थी, लेकिन अब मैं उनको नहीं रोकता था, ना ही उनसे डरता था, बल्कि जाहिर करता था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। काफ़ी वक्त तक यह सब यूं ही चलता रहा। अब मुझे खुद में बहुत बदलाव महसूस होने लगे थे। अब मैं हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहता था। 1-2 बार तो मेरे दिमाग में ख्याल भी आ चुका था कि मैं उनसे शादी ही कर लूं, लेकिन क्या यह जायज़ था? नहीं, ये तो पाप है। मैं अपने ही सवालों पर माफ़ी मांग रहा था। मेरे दिमाग से अब भी यही बात नहीं जा रही थी कि मौसी ने शादी के लिए क्यों मना किया था और ऐसी क्या बात कही थी उस औरत को जो वह माफ़ी मांगते हुए यहाँ से गई थी। पता करने के लिए अगले दिन मैं उनके घर गया। उस औरत ने मुझे बिना बताए ही मुझे वहाँ से भगा दिया। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब मैं कुछ काम करने का सोचा था। जल्दी ही मेरी नौकरी लग गई। पहले के बराबर अब मैं काफ़ी समझदार हो चुका था। मौसी अभी भी मेरा ध्यान बिल्कुल वैसे ही रखती थी जैसे पहले रखती थी, और अभी भी मेरे साथ बार बार अजीब हरकत करती थी। लेकिन शायद यह सब उनके लिए नॉर्मल ही था। मैं खुद ही उन सब के बारे में ऐसा सोच रहा था, जबकि मौसी ने तो कभी खुद तो कुछ कहा ही नहीं था, बल्कि वह तो हमेशा ही मेरा बड़ा ख्याल रखती थी। निहारिका के जाने के बाद मैंने लड़कियों में दिलचस्पी छोड़ दी थी। वह धोखा देकर जा चुकी थी और दोबारा कभी बात भी नहीं की थी। मैंने भी अपनी नौकरी पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अब मौसी काफ़ी खुश रहने लगी थी। अब वह मेरे और करीब आने की कोशिश करती थी। मैंने इस बार उन सब चीज़ों को नॉर्मल ही लिया था, और शायद यहाँ पर मैंने गलती कर दी थी, क्योंकि इस बार मैं जो सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं होने वाला था, बल्कि इस बार वह सब होने वाला था जो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अब रात को खाना खाते ही मुझे कुछ होश नहीं रहता था। जब सुबह होती तो जिस्म में थकावट सी महसूस होती। लेकिन अजीब बात यह थी कि मौसी मुझसे नज़रें नहीं मिलाती, बल्कि शर्माई शर्माई रहने लगी थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और मैं अपनी तरफ से कुछ भी अजीबोगरीब सोचकर खुद को बहुत परेशानी में नहीं डाल सकता था। इसलिए मैंने यह सब ज़्यादा काम करने की वजह से समझा था। मैं अब सुबह उठते ही रोज़ मौसी से छुपकर दवाई खा लेता था, जिससे मेरी तबीयत बिल्कुल सही लगे। लेकिन रात होते ही दोबारा से वही सब होने लगता। एक रोज़ मेरी आंख जल्दी खुल गई। मौसी मेरे साथ ही बहुत अजीब हालत में सो रही थी। मैं बहुत डर गया था और दोबारा से लेटकर सोने का नाटक करने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ जैसे मौसी भी उठ गई है। उसने मेरे पास आकर मेरे बालों में हाथ फेरा। उसके बाद दबे पाँव कमरे से बाहर चली गई। मौसी के जाते ही मैं उठकर बैठ गया था। मैंने अपना सर थाम लिया। यह सब क्या हो रहा था? लेकिन जो भी था बहुत गलत हो रहा था। अब मेरे दिमाग में उनकी पिछली सारी हरकतें घूमने लगी थी, और आज के सच के बाद मेरा उन रिश्तों पर से यकीन ख़त्म हो चुका था। मैंने सोच लिया था अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर था। मैंने मौसी के नाम एक पत्र लिखकर घर से जाने के बारे में सोचा। मौसी वापसी पर आकर पत्र पढ़ लेती तो उनको मेरी सारी बातें मालूम हो जाती। मैं घर से निकलने ही वाला था कि एक मांगने वाली औरत दरवाज़ा बजाने लगी। उसे देने के लिए कुछ लाने मैं किचन में गया तो वह औरत अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर दी। मेरे हाथों को चूमने लगी और रोने लगी। उसे यूं देखकर मैं परेशान हो गया था कि क्या हुआ। मैंने कहा, आपको भूख लगी है तो आप यहाँ बैठिए, मैं आपको खाना देता हूँ। मैंने उसे बैठने को कहा था, लेकिन वह खाने के लिए राज़ी नहीं थी और कहने लगी, मैं तुम्हें एक सच बताने आई हूँ। बहुत ढूंढा मैंने तुम्हें, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले। वह रोते हुए अभी भी मेरा हाथ और चेहरा चूम रही थी।
उसको देखकर पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। मैं हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। वह कहने लगी, एक ऐसा सच है कि शायद अभी तक तुम्हें पता ही नहीं है। यह तेरा बैग है, तू कहाँ जा रहा है? मैंने कहा, मैं घर छोड़कर हमेशा के लिए कहीं और जा रहा हूँ। लेकिन क्यों जाना चाहता है तू? क्या वह तुम्हें प्यार नहीं करती? क्या वह अच्छी नहीं है? कहाँ पर है वह? मैंने कहा, देखिए, मुझे आपकी किसी बात की कोई समझ नहीं आ रही है और आप किसकी बात कर रही हैं? वह भी नहीं पता। अब मुझे यह बताइए, आप है कौन? मैंने जब यह सवाल किया तो उस औरत के चेहरे पर दर्द छा गया था। तब वह बोली, मैं तेरी माँ हूँ। तू इतनी जल्दी अपनी माँ को भूल गया? उन्होंने एक तस्वीर मुझे दिखाई, जिसे देखते ही मैं उनसे लिपट गया। वह वाकई में मेरी माँ थी, लेकिन वह बिल्कुल बदल चुकी थी। वह तो बहुत सुंदर हुआ करती थी, फिर उनकी हालत ऐसे कैसे हो गई? झुर्री वाला चेहरा अब तो पहचान में भी नहीं आ रहा था। जब रो रो कर हम माँ बेटे ने अपने गम हल्के कर लिए तो माँ ने मौसी के बारे में पूछा। मैंने कहा, माँ, मौसी तो नौकरी करती है, शाम तक आएगी। ये सुनकर माँ मुझे हैरानी से देखने लगी और कहने लगी, यह क्या कह रहा है? तू किसकी बात कर रहा है? माँ शायद मौसी को भूल चुकी थी। मैं जल्दी से अपनी जेब से एक तस्वीर निकाली और माँ को दिखा दी। उसे देखते ही माँ ने गहरी सांस ली, जैसे वह सब समझ गई हो। उसके बाद मुझे और मौसी को लेकर जो राज माँ ने मुझसे कहा, मैं दंग रह गया। माँ ने मुझे पापा के बारे में बताया कि तेरे जाते ही पापा ने दूसरी शादी कर ली। वह बीवी कम उम्र की थी। उसकी बातों में आकर पापा ने माँ को घर से बाहर निकाल दिया। तब से माँ पुराने घर में रहती थी। वह हर रोज़ मेरी तलाश में निकलती थी, एक उम्मीद पर कि एक ना एक दिन उसे उसका बेटा जरूर मिलेगा। और आज वह दिन भी आ गया था। माँ ने अपनी थैली से एक तस्वीर निकाली, जिसमें मैं और मौसी एक साथ बैठे हुए थे। इस तस्वीर में मौसी ने लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ था। मैंने माँ की तरफ देखा तो बोली, यह तेरी मौसी नहीं, तेरी बीवी है, जिसकी बचपन में ही तुझसे शादी कर दी गई थी और तब से ही यह तेरा ख्याल रख रही थी। इसके घर वाले ने अपने सर का बोझ समझकर इसकी शादी तुझसे कर दी थी। वह बेचारी बहुत मजबूर थी, इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी थी। और तेरा बाप इसे रखने को तैयार नहीं था, इसलिए तुझे वहाँ से लेकर चली गई। बचपन में सब तेरा मजाक बनाते थे कि यह तेरी मौसी है, बीवी नहीं। और मैं हैरान इस बात पर हूँ कि तूने सच मानकर उनकी बातों पर यकीन भी कर लिया था और आज तक उनकी बातों की वजह से उसको अपनी बीवी कहने के बजाय उसे मौसी कहकर बुलाता है। यह सच जानकर मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी हुई थी और मौसी पर तरस आया था। वह कितनी हिम्मत वाली थी, कैसे यह सब बर्दाश्त करती रही। मैं तो खुद उसके लिए रिश्ते की बात कर चुका था और अगर वह निहारिका को घर से नहीं निकालती तो हो सकता था मैं उससे शादी भी कर लेता। तो कैसा लगता उसको, जिसे आज तक मैं मौसी समझता था, वह मेरी ही बीवी थी और जो कुछ भी वह करती आ रही थी वह पत्नी होने के हैसियत से करती आ रही थी। शाम को वह घर आई और माँ को देखकर होश खो बैठी। उसे पता चल चुका था कि अब मैं सच्चाई जान चुका हूँ, इसलिए मेरे सामने आने से शर्मा रही थी। माँ के सोने के बाद रात को मैं उसके कमरे में चला गया। वह अभी तक जाग रही थी। मुझे देखते ही मुंह फेर कर बैठ गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया और उसके पास जाकर खड़ा हो गया और पूछने लगा, क्यों छुपाया मुझसे यह सब? मुझे बता भी तो सकती थी। फिजूल में मैं यह सब गलत सोचने लगा था। वह कहने लगी, मुझे तो पता ही नहीं कि तुम्हें यह सब नहीं मालूम है, इसलिए मैं खामोश रही। बाद में जब मुझे तुम्हारी हरकतों का पता चला, मुझसे दूरी और निहारिका से नज़दीकी का, तो मैंने तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया। निहारिका एक फ्रॉड लड़की थी जो अपने नकली माँ बाप को लेकर ऐसे ही लड़के को लूटती है। मैंने उसे पुलिस की धमकी दी तो वह खुद यहाँ से भाग गई। मैंने कहा, जाहिर है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। वह कहने लगी, ये तुम क्या होता है? मैं तुमसे बड़ी हूँ, मुझे आप कहकर बुलाओ। उसने शर्मा कर कहा। मैंने कहा, लेकिन मैं रिश्ते में तुमसे बड़ा हूँ, पति हूँ तुम्हारा। मैंने शरारत से कहा तो वह हंस पड़ी। मैं जाने अनजाने में अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करने वाला था। अगर माँ सही वक्त पर आकर मुझे सच नहीं बताती तो मैं अपनी बीवी को छोड़कर जा चुका होता। हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर ली थी। मेरी बीवी वाकई मोहब्बत और इज्जत करने वाली साबित हुई थी। इसलिए कहते हैं कि जब तक पूरी सच्चाई जान न जाओ तब तक कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।